जाएगी। जयपुर के अंदर बैठा राजस्थान का सीएम चमक कर खड़ा होना चाहिए कि ये आवाम इतनी जोधपुर के अंदर इकट्ठी कैसे हो गई और इकट्ठी क्यों हुई है, और ये अपना जो हक लेने के लिए खड़ी हुई है, और ये सरकार को सोच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एडवोकेट पप्पू खिलजी, संस्थापक मजलिस-ए हिंद। आज हम बात कर रहे हैं आगामी जो जोधपुर में मुस्लिम आरक्षण एवं उनके साथ में कनेक्टेड जितने भी जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर हमारी क्या रणनीति होगी, हम क्यों इस मुस्लिम आरक्षण की आवाज़ उठा रहे हैं। कई हमारे साथी जिन्होंने कहा कि मुस्लिम आरक्षण की आवाज़ उठाने से पहले आपको रीट भर्ती के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, या जो भी हैं, जिस प्रकार से कई मेरे पास मैसेज आए, कॉल भी आए, व्हाट्सएप मैसेज भी आए, सभी भाइयों ने जो अपनी अपनी राय दी, उस राय पर मैंने विचार विमर्श भी किया, सभी मुद्दों को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट किया। पहली जो मांग, मैं आज से इस मांग को नहीं उठा रहा हूं, मैं पिछले 2 साल से इस पर जमीनी स्तर पर वर्क कर रहा हूं। मुस्लिम आरक्षण, कई साथी ये कहते हैं कि ये जो आरक्षण की लड़ाई है, ये लड़ाई बहुत पेचीदा है, आरक्षण हमें मिलेगा नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो उसके लिए मैं एक बात यही कहना चाहूँगा कि हम किसी काम को करने का प्रयास करेंगे तो वो सक्सेस होगा, वरना हम किसी काम को करने का प्रयास नहीं करें, हम घर बैठे उसके प्रति नेगेटिव विचार रखें, यानी उसकी नेगेटिव विचारधारा रखते हैं कि ये तो काम होना ही नहीं है, तो वो काम होगा ही नहीं। आप किसी काम करने के लिए अगर प्रयासरत होंगे, अगर प्रयास करेंगे, तो हम उस जिसके लिए कोशिश कर रहे हैं, हम हमेशा उससे जीत सकते हैं। जीत की होड़ में तो सब लगे हैं, जीत की होड़ में तो सब लगे हैं, मगर संघर्ष बड़ी दौड़ में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहता। मैं कहना चाहता हूं कि जीत की होड़ में तो सब लगे हैं, मगर संघर्ष बड़ी दौड़ में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहता। अजीज दोस्तों, युवा साथियों, बुजुर्गों, जब हम किसी संघर्ष के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे तो हमारा वजूद पहचाना नहीं जाएगा। आज हम देखते हैं हर जाति, हर समाज, हर वर्ग, हर समाज अपनी अपनी ताकत पहचान कराने में लगा हुआ है। हजारों लाखों की लोग भीड़ करवाते हैं। मैं किसी को टारगेट न करके ये कह सकता हूं कि आज हम आजकल के दिनों में देखते हैं कि कहीं ना कहीं हजारों की भीड़ में कोई ना कोई समाज अपना वजूद दिखाने की होड़ में लगा हुआ है, और हम लोग सिर्फ इसी चीज में लगे हुए हैं कि फला व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो वो क्यों बढ़ रहा है, फला व्यक्ति आंदोलन कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इसके पीछे इसका क्या उद्देश्य होगा, ये होगा, वो होगा। मगर हमने ये नहीं सोचा कि हम एक दूसरे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएं, हम एक दूसरे के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएं इस चीज को लेकर कि ये जो काम जो हम कर रहे हैं, ये जो काम हम जो कर रहे हैं, इससे हमेशा कौम का फायदा होगा। अगर इस काम से हमारी कौम का फायदा होगा तो इंशाअल्लाह आने वाले, जब हमने जो दिन देखे हैं, हमारे बुजुर्गों ने जो दिन देखे हैं, उससे आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, उनमें सुधार होना चाहिए। हमेशा हर समाज के अंदर एजुकेशन, शिक्षा, तालीम, ये सभी एक ही पर्यायवाची हैं, एक ही शब्द के। शिक्षा, एजुकेशन, तालीम, हम उर्दू में तालीम कहते हैं। तालीम हासिल करना, अगर हम अच्छी तालीम हासिल करेंगे, हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करेंगे तो इस देश के विकास में भागीदार बनेंगे, अपने परिवार के विकास में भागीदार बनेंगे। जहां रहते हैं आस पड़ोस के लोगों में भी एक अच्छा संदेश जाएगा कि फला मास्टर है, फला डॉक्टर है, फलाना वकील साहब है, फलाना IAS ऑफिसर है, फलाना कलेक्टर है, फला SP हैं। कई गांव के हमने ऐसे देखे हैं
जहां पर उन गांवों के अंदर 20-20, 25-25 RAS IAS अधिकारी उन गांवों के अंदर से निकले, तो वो एक इतिहास है हमारे समाज के अंदर इस राजस्थान की बात कर रहा हूं कि जब RAS की जब लिस्ट निकलती है, IAS की लिस्ट निकलती है, तो मुक्तसर से हमारे साथी इस दौड़ में आगे निकलते हैं और सक्सेस होते हैं। बाकी हम सब लोग कोशिश करते हुए भी पीछे रह जाते हैं। तो बात करता हूं मैं आरक्षण की, आरक्षण है क्या आखिर, जबकि आरक्षण है क्या आखिर, जबकि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय सच्चर कमेटी, मिश्रा आयोग, इन कमेटियों ने एक रिपोर्ट तैयार की मुस्लिमों के ऊपर, सिर्फ मुस्लिमों के ऊपर रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट सरकार को सौंपी कि मुस्लिमों के क्या हालात हैं, उनकी आधारभूत संरचना क्या है, आज हमारी स्थिति क्या है वाकई के अंदर। तो आप सब लोग इंटरनेट चलाते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं, तो थोड़ा गूगल में भी जाइएगा और गूगल पर सर्च कीजिएगा कि आरक्षण क्या चीज है और आरक्षण की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, याद रखिएगा, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं और कोई जो भी मेरी आवाज को सुन रहा है, तो आरक्षण के लिए हम क्यों लड़ रहे हैं। सबसे पहला जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है आरक्षण का, क्यों लड़ रहे हैं, तो आरक्षण का मतलब यही है कि अपनी भागीदारी को किसी क्षेत्र के अंदर सुनिश्चित करना, अपनी जगह निश्चित करना। जब हम कोई प्लॉट खरीदते हैं तो हमेशा उसका पट्टा बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? कि ये जगह मेरी हो और इसके ऊपर मेरा नाम हो, है ना। तो आज हमारी समाज को आरक्षण की क्यों जरूरत है? क्योंकि हमारा समाज आज की तारीख में नौकरियों के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत पिछड़ चुका है। नौकरियों का आंकड़ा आप उठा के देख लीजिए, गूगल सर्च करके देख लीजिए, तो हमारा आंकड़ा बहुत पिछड़ा हुआ है। बहुत पिछड़े हुए हम नौकरियों के क्षेत्र के अंदर, जॉब में। उसके बाद में एजुकेशन की बात आती है तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा पिछड़ापन बहुत ज्यादा है। हम इतने पिछड़े हुए, कहीं हमने देखा है कई गांव, कई हमारे लोगों के ऐसे बसे हुए गांव है जहां पर बहुत अच्छा एजुकेशन का स्तर है। जब हम सिक्योरिटी क्षेत्र में जाते हैं तो हमारे कई साथी बहुत अच्छी एजुकेशन उनके परिवार वालों ने दिलवाई और उस एजुकेशन, शिक्षा, तालीम के बदौलत उन्होंने बहुत अच्छा आयाम भी हासिल किया, स्थापित किया। तो जो पश्चिमी क्षेत्र है, हम कह सकते हैं जो मेवात का एरिया है, राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का एरिया है, ये उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये एरिया है। कई ऐसे एरिया है जहां पर जो आदिवासी इलाके हैं, तो इन इलाकों के अंदर मुस्लिम बहुत पिछड़ा हुआ है। एजुकेशन नहीं है, तालीम नहीं मिल पा रही है। कारण क्या है कि हम या तो मध्यम वर्ग के लोग हैं, या हम किसान हैं, या मजदूर हैं। इस स्तर पर हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम हासिल नहीं करवा पा रहे। तो हम अपने बच्चों को 5वीं तक अच्छा पढ़ा सकते हैं। अब किसी ने कह दिया कि आपको आरक्षण की कहाँ जरूरत है, तो 5वीं तक सरकारी स्कूल है, 12वीं तक सरकारी स्कूल हैं। उसके बाद में कॉलेज में बच्चा जब एडमिशन लेता है तो उस समय उसको आरक्षण की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि एक बच्चा मुश्किल से गरीब बच्चा अपने पढ़ाई करके किसी स्तर पर पहुंचता है मुस्लिम समाज से, और वो पिछड़ जाता है, परसेंटेज के अंदर पिछड़ जाता है कि उसको आरक्षण नहीं है। इसके कारण तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा एक परसेंटेज होना चाहिए आरक्षण का, हमारा एक जगह सुनिश्चित होनी चाहिए। राजस्थान सरकार, अभी आपको पता होगा कि AIMIM, ऑल इंडिया, जो आपको मालूम है, ओवैसी साहब ने अभी आवाज उठाई थी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर हैं ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अभी एक बहुत बड़ा जुलूस और बहुत बड़ी एक रैली रखी थी, सभा रखी थी मुंबई के अंदर मुस्लिम आरक्षण को लेकर। उस आरक्षण की रैली के अंदर उन्होंने मांग की थी कि मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहिए।
क्योंकि हमारा हक है। कांग्रेस की सरकार है राजस्थान के अंदर, हमने अपना वोट प्रतिशत सारा का सारा, ढेर सारे वोट, कम से कम 90 से 95% मुस्लिमों ने कांग्रेस को वोट दिए। भाजपा को हमारे वोट चाहिए नहीं थे, कांग्रेस को हमने वोट दिए। तीसरा हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं। आज 2 साल बचने को आए, 3 साल बेमिसाल कहने वाली कांग्रेस सरकार, जिस कांग्रेस सरकार ने अभी तक मुस्लिमों के लिए कुछ भी नहीं किया, अभी तक कुछ नहीं किया। एजुकेशन के क्षेत्र में भी आज भी हम पिछड़े हुए हैं, आज भी हम पिछड़े हुए हैं, आज भी नौकरियों के क्षेत्र में हम पिछड़े हुए हैं। जिस सरकार को हमने अपना 90 से 95% वोट दिया, तो भाइयों क्या हमारा हक नहीं है कि उस सरकार से हम अपनी मांग रखें आरक्षण की, और जो हमारा हक है उसके लिए मांग रखें। मैंने अभी कहा था कि सच्चर कमेटी मिश्रा आयोग की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार हमारा पिछड़ापन बताया गया है कि हम कितने पिछड़े हुए हैं और हमारी स्थिति क्या है। अब इस स्थिति के अंदर हमारा हक बनता है। कोई साथी, कईयों की आदत होती है टांग खींचने की, ये ऐसे वो ऐसे ऐसे वैसे। भाइयों, युवा साथियों, आप जो युवा साथी जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो कौम के फिक्रमंद हैं, जब भी मैं देखता हूं मेरी एक आवाज पर आप सभी हजारों की संख्या में इकट्ठा होते हैं। आज जो ये आरक्षण के लिए हम आवाज उठा रहे हैं, इंशाअल्लाह मैं विश्वास करता हूं कि अब भी हजारों की संख्या में इस आंदोलन को बहुत अच्छा, सक्सेस, सफल बनाएंगे। उसके लिए एक बहुत बड़े आंदोलन में आप सभी को, एक एक साथी को एक दिन कुर्बान करने की जरूरत है, आपको एक दिन देने की जरूरत है। हो सकता है कि आपका एक दिन इस कौम के मुस्तकबिल के लिए बहुत जरूरी और इतिहास के सुनहरे पन्नों पर लिखा जाएगा कि मैंने एक दिन दिया था। आज हमने जोधपुरी क्यों चुना? कई साथियों ने कहा कि जयपुर एक मेन असेंबली जयपुर के अंदर है और हमें जयपुर के अंदर आंदोलन करना चाहिए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का जो गृह क्षेत्र है वो जोधपुर है, तो हम तो यहीं से शुरुआत करेंगे, जोधपुर से ही शुरुआत करेंगे। पिछले साल 2020 के अंदर 15 फरवरी को हमने विधानसभा घेराव किया था। बहुत कम, मुट्ठी भर लोग थे, हजारों तो नहीं थे मगर सैकड़ों में थे, मगर हमने अपना जिंदा होने का सबूत दिया, अपना समय दिया, हमारे साथियों ने अपना टाइम निकाला और हम बिल्कुल कांग्रेस सरकार के खिलाफ, कांग्रेस सरकार को जगाने के लिए हमने आंदोलन किया। अब फिर उस आंदोलन को, फिर इस संघर्ष को जगाने की जरूरत है। आप सभी को साथ देना इस आंदोलन को। जब हम सक्सेस होंगे, मैं की भावना छोड़कर हम सबको हम की भावना रखनी पड़ेगी। ऐसा मैं कतई नहीं सोचना कि फला बंदा आगे बढ़ रहा है, फला बंदा नेतृत्व कर रहा है तो उसका नाम होगा। नाम उसका नहीं होगा, नाम कौम का होगा। हम कौम के नाम पर इकट्ठा हो रहे हैं, ना किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर इकट्ठा हो रहे हैं। बस अल्लाह ने हमें जज्बा दिया है, मुझे जज्बा दिया होगा कि आप तैयारी करें, आप आगे बढ़ें। पूरी कौम आपके एक आवाज पर लब्बे कहते हुए आपके साथ में खड़ी होगी। इतना मैं अपने ऊपर और पूरी कौम के ऊपर भरोसा रखता हूं कि हम सब लोग इस कौम के मुस्तकबिल के लिए, इस कौम के युवाओं के भविष्य के लिए, इन युवाओं के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए ये जो काम करेंगे, आने वाली हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को हम आंख में आंख डालकर कह सकते हैं कि बेटों, हमने आपके लिए संघर्ष किया, बहनों भाइयों, हमने आपके लिए संघर्ष किया। भले ही हमारे पास कुछ नहीं था, हम पढ़े लिखे तो नहीं थे, हम इतने पढ़े लिखे नहीं थे, हम बस आपके लिए, कौम के लिए, सुधार के लिए हम सब लोग एक साथ इकट्ठा होके, हम कंधे से कंधा मिलाकर हम सब ने इस कौम के भविष्य, सुनहरे भविष्य के लिए हमने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। और ऐतिहासिक कदम इतना ऐसा होना चाहिए कि विश्वास करता हूं मैं, आंदोलन को बहुत अच्छा एक उदाहरण देके लोग याद करेंगे कि आपने एक आंदोलन जोधपुर के अंदर किया था, जिसके अंदर इतनी हजारों की संख्या में भीड़ थी कि सरकार तक को हिला दिया। ये सरकार आपके द्वारा बनाई गई है। आप चाहोगे तो सरकार अगली बार भी बनेगी, आप चाहोगे तो ये सरकार अगली बार भी बनने में असमर्थ रह जाएगी। 2018 में हमने सरकार बनाई, इस सरकार को बनाने में हमारा पूर्ण रूप से योगदान था, भागीदारी थी।
अगर ये सरकार नहीं सुनती है तो हम बिल्कुल इस सरकार से मांग करेंगे। मांगी हमारी जायज है, उस जायज को मांग लेकर हम बैठे हैं। दूसरी हमारी मांग थी उर्दू आंदोलन को लेकर, जो हमारे एक भाई शमशेर बालू खान ने उस आवाज को पुरजोर तरीके से उठाया था। उसी आवाज को हम उसी कड़ी में जोड़कर वापिस उसी आंदोलन को हम साथ में जुड़कर आगे बढ़ाने के लिए ही इस आंदोलन की एक कड़ी में मुस्लिम आरक्षण के साथ में उर्दू आरक्षण भी जोड़ रहे हैं, उर्दू आंदोलन को भी जोड़ रहे हैं। उर्दू आंदोलन के अंदर जहां पर राज्य सरकार ने यह कहा था कि जिस स्कूल के अंदर उर्दू पढ़ने वाले 10 स्टूडेंट भी होंगे वहां पर हम उर्दू का एक शिक्षक लगाएंगे, मगर सरकार ने जैसा कहा अपने वादों पर खरी नहीं उतरी। सरकार ने अपने वादों में बहुत कुछ कहा मगर अभी तक वो सरकार वादों पर खरी नहीं उतरी। दूसरी हमारी ये मांग थी। तीसरी हमारी ये मांग है कि जो रीट भर्ती अभी हुई है, अभी जब सरकार ये कहती है कि उर्दू के शिक्षक कम हैं, तो उर्दू के शिक्षकों की रीट भर्ती अभी हुई है, रीट का एग्जाम हुआ है। रीट भर्ती के आने वाले समय में रीट की भर्तियां निकलेगी, उसके अंदर जो उर्दू के पद हैं और सिंधी भाषा के पद है, सिंधी भाषा जो हमारे पश्चिमी राजस्थान में सिंधी भाषा को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है, तो सिंधी भाषा के भी पदों को बढ़ाया जाए, सिंधी भाषा को तवज्जो दी जाए और उर्दू भाषा के कम से कम 3 से 5 हजार पदों को लाया जाए। कुछ साथी उतावले पड़ रहे थे, कल मुझे फोन भी आए, मैसेज भी आए और मेरी पोस्ट पर कमेंट भी मैंने पढ़े थे कि पप्पू खिलजी साहब आप उर्दू आंदोलन को पहले कीजिए, उर्दू हमारे लिए जरूरी है। तो सिर्फ मैं आपके लिए ही नहीं सोचता, मुझे कौम के लिए सोचना पड़ता है, मुझे कौम के बेरोजगार भाइयों बहनों के लिए सोचना पड़ता है, मुझे कौम के मुस्तकबिली के लिए भी सोचना है। तो मुस्लिम आरक्षण भी जरूरी है, उर्दू अध्यापक जो जिन स्कूलों के अंदर अध्यापकों की जरूरत है वो भी जरूरी है, और रीट भर्ती वाले जितने भी अभ्यर्थी है जिन्होंने एग्जाम दिए हैं, जो अपना ये मतलब उनके लिए भी मैं सोच रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने उनके लिए नहीं सोचा, मैंने उनकी मांग को भी अपनी जो हमारा मांग पत्र उसके अंदर जोड़ा। चौथी हमारी मांग थी कि जितने भी वक्फ की संपत्तियां हैं, जबकि राजस्थान सरकार ने वक्फ बोर्ड का चेयरमैन अभी तक नियुक्त नहीं किया, उर्दू एकेडमी का चेयरमैन नियुक्त नहीं किया, कई ऐसे जो अल्पसंख्यकों के जो पद है वो सारे के सारे खाली पड़े और 3 साल में कुछ नहीं कर पाई। आगे भी मुझे लगता है कि ये यूं ही समय निकालेगी। तो अभी तक उर्दू भाषा, उसके साथ में उर्दू अध्यापक और उसके साथ में मुस्लिम आरक्षण। चौथी हमारी मांग ये थी कि जितनी भी वक्फ की संपत्तियां हैं राजस्थान के अंदर, वक्फ की संपत्तियों के अंदर जब डॉक्टर खानू खान बुदवाली साहब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने थे तो हमें उनसे बड़ी उम्मीदें थी, और डॉक्टर खानू खान बुदवाली साहब अच्छे लीडर भी हैं, उन्होंने कोशिश भी की, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की, मगर फिर भी क्या है कि जहां जहां वक्फ की संपत्तियां हैं वहां अभी भी अतिक्रमण कहें तो वहां पर किसी प्रकार की उन संपत्तियों की कोई देखभाल नहीं है, उनके ऊपर अतिक्रमण हो चुका है। और इसी जोधपुर के अंदर जहां हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, तकिया चांदसा कब्रिस्तान की जमीन, जो कि मैं खुद देख के आया हूं, शहर के बीचों बीच अरबों खरबों रुपए की संपत्ति, और उस संपत्ति की कोई देखभाल नहीं और उसके ऊपर कब्जे हो रखे हैं। पिछले कुछ महीनों पहले इसी कब्जा शुदा एक दुकान के अंदर आग लगी थी, मगर किसी भी वक्फ बोर्ड के सदस्य ने मुकदमा तक दर्ज नहीं करवाया उस कब्रिस्तान की जमीन के लिए, तकिया चांदसा की कब्रिस्तान। वहां पर मैं खुद अपनी आंखों से निरीक्षण करके आया हूं, वहां के हालात देखे मैंने, तो ऐसा लगा कि इन संपत्तियों का कोई रखवाला भी है या नहीं है, इन संपत्तियों को कोई देखभाल करने वाला है भी नहीं है। अगर इन संपत्तियों की आड़ के अंदर कोई अपना घर करने की कोशिश कर रहा है तो मैं ये कहना देना चाहता हूं कि उन सबको एक्सपोज किया जाएगा। ऐसी कई संपत्तियां हैं। हमारे भाई सिकंदर अखे मोहम्मद जो कि फलोदी से हैं, उन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत की थी
जो कि राइका बाग कब्रिस्तान को लेकर, शहर के बीचों बीच में ये कब्रिस्तान स्थित है और भाई की मेहनत लगभग भाई की मेहनत कामयाब होती नजर आ रही है। आज 22 तारीख थी, सुना है कि हमारे युवा साथी इकट्ठे भी हुए थे वहां पर, जिंदा दिली का उन्होंने सबूत दिया। बाकी तो कई नेता लोग हैं जो कभी कहीं बैठे हैं, कभी कहीं बैठे हैं, मगर पूरी कौम को एक होने की जरूरत है। चलो आप बाहर खुलकर नहीं आ सकते तो मैं यही कहना चाहूंगा कि समाज को सपोर्ट कीजिए। ये हमारे शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत समय हो गया, मैंने आपका टाइम लिया, इसके लिए आगे की कड़ी में मैं जल्द ही हम सब मिलकर इस डेट इसकी फिक्स करके आपको बता देंगे और इस डेट को विश्वास करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम सब लोग पहुंचेंगे इस रैली के अंदर। धन्यवाद।